नमस्कार दोस्तों, विजय इकोनॉमिक्स वाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम झारखंड नगर पालिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो एक सेट है एग्जाम गुरु का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। मांग की रोज इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय होगी ऋणात्मक होगी, धनात्मक होगी, अनिर्धारणीय होगा या शून्य होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जब शून्य होगा तब मांग की रोज इकाई के बराबर होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? दीर्घकाल में, दीर्घायु काल में, अल्पकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए आपका, दीर्घकाल में ह्रासमान नियम लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत सीमांत लागत से जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत सीमांत लागत से क्या होगी? अधिक होती है, बराबर होती है, कम होती है या शून्य होती है। तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो ये अधिक होती है। जब सीमांत लागत कम हो रही है तो औसत सीमांत लागत से तो ये अधिक होगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब उसका सीमांत आगम बराबर हो उसके एएफसी से, बी उसके मार्जिनल कॉस्ट से, सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, डी एवरेज कॉस्ट के। तो चौथा का क्या हो जाएगा? चौथा का आपका होगा बी, मार्जिनल कॉस्ट के। किसी फर्म को अधिकतम लाभ उस समय प्राप्त होगा जब उसका सीमांत आगम बराबर होगा उसके मार्जिनल कॉस्ट के। ठीक है, पांचवा, शब्द संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंध है? तो पांचवा है, शब्द संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंधित है? लाभ सिद्धांत से, मजदूरी सिद्धांत से, लगान सिद्धांत से, ब्याज सिद्धांत से। तो इसका सही जवाब होगा लाभ सिद्धांत से। संभाव्य आश्चर्य जो है सो लाभ के सिद्धांत से संबंधित है। छठा देखते हैं। भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 8% के स्तर से अधिक रही है कितना बार? कहा है कि भारत में स्थिर कीमतों पर जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 8% से अधिक कितना बार रहा है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका क्या? छठा का सही जवाब 5 बार। यानी कि भारत में 8% से अधिक विकास दर जो है सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक वृद्धि 5 बार 8% से अधिक रहा है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां, राष्ट्रीय का आंकलन निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं होता है? राष्ट्रीय यहाँ छूट गया है, राष्ट्रीय आय होगा। राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि से नहीं होता है? निर्यात आदान विधि, निर्यात आयात विधि ए, बी व्यय विधि, सी उत्पादन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो किससे नहीं होता है? तो ये आपका इसका होगा निर्यात आयात विधि से नहीं होता है, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां हो गया। आठवां, अस्थाई आय परिकल्पना संबंधित है टॉबिन से, फ्रीडमैन से, किन से, ड्यूसेनबेरी से। तो आठवां क्या हो जाएगा? आठवां का आपका फ्रीडमैन से संबंधित है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन, न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध है? न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध किससे? पिगू से, एडवर्ड से, मार्शल से, उपयुक्त सभी से। तो इसका हो जाएगा सभी से। न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध पिगू, एडवर्थ, मार्शल सभी से है। ठीक है, 10वां नंबर, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? तो ये है मस्करेव, बी है वैगनर, सी है जे एल्मिस, डी है मार्थस। तो सही जवाब होगा मस्करेव जो द पब्लिक फाइनेंस, दी थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक है। ठीक है, आगे 11 नंबर आई। भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में शून्य आधारित बजट को प्रस्तावित किया था?
1980-81 में, 1986-87 में, सी है 1988-89 में और डी है 1984-85 में। तो इसका सही जवाब है 1986-87 में। ठीक है। आइए 12 नंबर, मंदी की स्थिति में किस तरह का बजट का अपेक्षा किया जाता है, मतलब किस तरह का बजट पेश किया जाता है मंदी की स्थिति में। तो ये है अतिरिक्त बजट, शून्य बजट, घाटे का बजट, इनमें से कोई नहीं। तो मंदी जब रहेगा तो सरकार मुद्रा बाजार में बढ़ाना चाहेगी तो घाटे का बजट पेश करेगी। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा घाटे का बजट, सरकार को घाटा होगा ताकि मनी सप्लाई हो सके। 13 नंबर, वे कर जो दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं, माने ऐसा टैक्स जिस पे लगाया जाता है वही व्यक्ति पे करता है, उसे क्या कहते हैं प्रत्यक्ष कर, जीएसटी या बिक्री कर, तो वो है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, जिस पे लगाया जाता है वही देता है। ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो लगाया जाता है किसी दूसरे पे देता कोई और है। 14 नंबर, कर भार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। कर भार के प्रशंसन सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। तो केनार्ड, पिगू, अरस्तु, रॉबिन्सन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा केनार्ड जो है कर भार प्रशंसन सिद्धांत के में इसका भूमिका है। 15 नंबर देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब हुआ था। मई 1943, जनवरी 1949, जुलाई 1949, डी मार्च 1949। तो ये हुआ था जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। ठीक है, फर्स्ट बार, जिसमें 14 बैंकों का वो दूसरा बात है। आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है रिलेटिव से, रिकार्डो से, सैमुअल्सन से, वालरस से। तो आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित किससे है। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा, 16 का है रिलेटिव। आगत निर्गत जो है रिलेटिव से संबंधित है। ठीक है। वर्तमान 17 नंबर, वर्तमान में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का प्रतिशत कितना है। 0.5%, 0.7%, 0.8%, डी है 3%। तो इसका है 0.8%। वर्तमान में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का स्थान परसेंटेज जो है वो 0.8% है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया। भारतीय मुद्रा का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया था। 1942, 1947, सी है 1949 और डी है 1952। तो फर्स्ट बार कब किया गया था अवमूल्यन भारतीय मुद्रा का, तो ये 1949 में किया गया था। आइए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो इसका सही जवाब है काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है जहाँ सार्क का मुख्यालय है। ठीक है। 20 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन सर्वप्रथम कब किया गया था। 1975, बी है 1980, सी है 1986, डी है 1990। तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पेश किया गया था। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब हक थे और अमर सेन दोनों मिलकर ने किया था। फर्स्ट बार प्रकाशित हुआ था 90 में। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है राष्ट्रीय आय समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी योजना आयोग। तो भारत में राष्ट्रीय आय का कौन करता है आकलन। तो आप इसका बताइए क्या होगा। तो ये करता है NSO। ठीक है। फिर था CSO और NSSO, दोनों को मिलाकर 2019 में कर दिया गया है NSO। यही भी राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है। विनिर्माण में, परिवहन तथा संचार में, सी है कृषि में, डी है निर्माण कार्यों में। तो आपका क्या हो जाएगा 22 का सही जवाब है क्या, निर्माण कार्यों में सबसे अधिक रोजगार का आशा किया गया। ठीक है। 22 नंबर
का डी। यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। कौन सम्मिलित नहीं था? ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्व शिक्षा अभियान, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो बी है। सर्व शिक्षा अभियान यूपीए सरकार ने नहीं लाया है, ठीक है, ये बाद में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार पे कौन औद्योगिक कस्बा स्थित है? आसनसोल, दुर्गापुर, रांची, भिलाई। तो 24 का क्या होगा? 24 का आपका सी है, ठीक है, रांची। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में, गांधीनगर में। तो ये किया गया है आपका गांधीनगर में, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का स्थापना गांधीनगर गुजरात में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में भविष्य निधि है स्वैच्छिक बचत, नियोक्ता की बचत, संविदा पर आधारित बचत, अवशेष बचत। भारत में भविष्य निधि क्या है? तो स्वैच्छिक बचत है, नियोक्ता की बचत है, संविदा आधारित बचत है, या अवशेष बचत है। तो 26 का आपका क्या हो जाएगा? 26 का है संविदा आधारित बचत, ठीक है। 27 नंबर, निम्न में कौन सा कर सरकार नहीं लगाती है? व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, मनोरंजन कर। तो इसका सही जवाब है मनोरंजन कर। एक केंद्र सरकार नहीं लगाती, ये राज्य सरकार लगाती, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में वर्ष 2020-21 FDI अंतर प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? मॉरिशस। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, तो भारत में सबसे ज़्यादा किस देश से होता है? मॉरिशस से, नीदरलैंड से, या सिंगापुर से, या जापान से। तो ये होता है सिंगापुर से। विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा सिंगापुर से होता है। सुलभ ऋण देने वाली संस्था किसे कहते हैं? IFC को, IDA को, IBRD को, IMF को। तो सुलभ ऋण जो देती है वो संस्था है आपका IDA, विंडो खिड़की इससे कहा जाता है, विश्व का विंडो खिड़की, ठीक है। ये IBRD के तहत काम करता है IDA। नेक्स्ट, 30 नंबर, आभास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिकार्डो ने, बोल्डिंग ने, मार्शल ने, एडम स्मिथ ने। रिकार्डो, बोल्डिंग, मार्शल, एडम स्मिथ। आभास लगान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बताइए। आपका कितना सही होता है ये भी कमेंट में बताइए। तो सी इसका सही जवाब है, मार्शल। आभास लगान शब्द का प्रयोग मार्शल ने किया था। रसायन उद्योगों का प्रकार नहीं है। रसायन उद्योग कौन है? तंबाकू, काष्ठ उद्योग, उर्वरक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। तो सही जवाब है तंबाकू उद्योग, इसका रासायनिक उद्योग का भाग नहीं है। 32, प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात होना चाहिए? कुल व्यय, राजस्व घाटा, कुल आय, राजकोषीय घाटा। बताइए, प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए ज्ञात होना चाहिए कुल व्यय, राजस्व घाटा, या या राजकोषीय घाटा। तो 32 का क्या होगा बताइए। 32 का सही जवाब डी होगा, राजकोषीय घाटा होना चाहिए प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है हस्तकरघा उद्योग, जूट उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग। तो इसका है हस्तकरघा उद्योग सबसे छोटा उद्योग है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? देखिए, ये क्वेश्चन में हमको डाउट था, आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र। तो आंसर दे दिया है आपका जो हम सर्टिफाइड नहीं है, कृषि क्षेत्र, क्योंकि मेरुदंड ये पहले था मेरुदंड, लेकिन अब सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा है। तो इसमें बताइए क्या होगा। ऐसे तो आंसर बी दिया इसका। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है? 12, 14, 16, 18। तो कितना है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या? तो ये 12 है, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण का प्रस्ताव किया गया है? झारखंड बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कितने पुलों
के निर्माण का प्रस्ताव है। 70, 80, 40, 50। इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 36 का ए, 70 पुल का निर्माण का रखा गया लक्ष्य। झारखंड बजट 2023-24 में राज्य में किस स्थान पर पीपीपी मॉडल प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एल्कोहलिक डी एडिक्शन मैंने एल्कोहल छुड़ाने के लिए केंद्र खोला गया है का प्रस्ताव रखा गया है। कहाँ? तो जमशेदपुर, बोकारो, रांची, दुमका। इसका सही जवाब का है रांची में। झारखंड बजट 2022-23 में राज्य सरकार निम्न में से किस स्थान पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? सरायकेला, खरसावां, हजारीबाग, दुमका, रांची। तो कहाँ है ये? तो ये रांची में खोला गया है। क्या राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना का प्रस्ताव रांची में रखा गया है। 39 नंबर रखते हैं। झारखंड का सफल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 8.7%, 7.8%, 6.7%, 7.6%। तो कितना है? झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितने परसेंट दर्ज की गई थी? तो ये है 39 का। आपका क्या होगा? 39 का सही जवाब 6.7%। ठीक है। झारखंड बजट 2023-24 में वर्ष 2023-24 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2.65%, 8.7%, 6.5%, 11%। तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका डी होगा। 11% रहने का अनुमान है। ठीक है। जीएसटी के मामले में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष किया गया है? जीएसटी के मामले में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है? तो ये किया गया आपका 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19। तो क्या होगा इसका? 15-16, आधार वर्ष 15-16 को माना गया है राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने के लिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का स्थापना कब किया गया है? सेबी का स्थापना ये पूछ रहा है। ठीक है। तो ये 1988 में किया गया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? तो इसका क्वेश्चन यहाँ है। दूरसंचार से, बैंकिंग से, पेंशन से, बीमा से। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? दूरसंचार, बैंकिंग, पेंशन, बीमा। तो ये संबंधित है पेंशन से। ठीक है। नाबार्ड, देखिए नाबार्ड जो ग्रामीण विकास बैंक ऋण देता है वह क्या है? वह विभाग है, खंड है, बोर्ड है या विकास बैंक है? तो ये विकास बैंक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर किए जाने की घोषणा की गई? तो समाचार चैनल में, बीमा में, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं में, रक्षा उत्पादन में कह रहा है कि किस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ाने से 74% करने का लक्ष्य रखा गया। किसमें? तो ये रखा गया आपका किसमें? ये है 45 का क्या होगा? बीमा के क्षेत्र में। ठीक है। अब देखिए आगे 46 नंबर। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित परिसंपदा अनुपात मार्च 2022 में कितना था? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और जोखिम भारित परिसंपदा अनुपात मार्च 2022 में कितना था? 13.7%, 14.5%, 15.8%, 16.0%। तो ये कितना था? तो आपका सही जवाब 16%। ठीक है।
आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख नियामक कौन होता है? विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख नियामक विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मेन किस भूमिका जो होता है वो किसका होता है? तो आपका वो होगा विश्व व्यापार संगठन WTO। ठीक है, नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ? IMF का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, मनीला, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC। तो ये है वाशिंगटन DC में। इसका स्थापना 1944 में किया गया था। भारत के कुल निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग कितना है? भारत के कुल निर्यातों में लघु उद्योगों का योगदान लगभग कितना है? तो वो कितना है? इधर देखिए, लघु उद्योग का हिस्सा कितना है? 60%, 2/3 से अधिक, 1/3 से अधिक, 1/4। तो इसका सही जवाब है वो 1/3। लघु उद्योग माने 1/3 मतलब 33% भूमिका है लघु उद्योग का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका 50 नंबर। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो MS मुद्रा, डॉक्टर राजीव महर्षि, अरविंद मायाराम। तो इसका सही जवाब जो है वो डॉक्टर राजीव कुमार आपके क्या थे? 2022 के नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? स्कैरसिटी का सिद्धांत जो दिया गया था, दुर्लभता का सिद्धांत, वो किसके द्वारा दिया गया था? एडम स्मिथ, B.A. रॉबिन्स, C.A. पिगू, D.A. मार्शल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था। रॉबिन्सन ने ही स्कैरसिटी का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 52 नंबर। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत आधारित है गणना उपयोग के आधार पे, क्रमवाचक उपयोग पर, पदार्थ व्यवहार पे, या आचारवादी क्रमवाचक उपयोग पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उद्घाटित अधिमान सिद्धांत जो आधारित है वो है वो आचारवादी क्रमवाचक उपयोग पे। तो D हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 45 देखिए, यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ MP1/MP के लेबर पूंजी को नहीं बदलते हैं तो उसका उत्पादन फलन निम्नलिखित में से क्या होता है? यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ MP ये लेबर है, MP के ये पूंजी है, में नहीं बदलाव होता है तो उत्पादन फलन क्या होगा? रेखीय होगा या रेखीय होगा, एक रूपीय होगा या समस्थानिक होगा। तो ये एक रूपीय होगा जब नहीं बदला जाएगा तब। तो ठीक है, तो इसका आंसर C। आगे 54। खाली स्थान के मॉडल पे प्रत्येक विक्रेता प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है। कुर्नों के आधार पे, एडवर्थ के आधार पे, बर्टेड के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। कहा है कि खाली स्थान के मॉडल में प्रत्येक विक्रेता प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है। तो ये है कुर्नो, B है एडवर्थ, C है बर्टेड, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? चरण के क्या होगा? तो ये कुर्नो के मॉडल के आधार 55। आइए 55 देखते हैं। लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? JS मिल ने, इरविन फिशर ने, MH नाइट ने, JLS कौशल ने। तो इसका सही जो है 55 का सही जवाब क्या है? 55 का आपका D है, JS कौशल ने। लाभ के संभावित विस्मय सिद्धांत दिया था JLS कौशल ने। तो 56 नंबर देखते हैं अब। 56 नंबर जो है वो आपका साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? तो ये है आपका, देखिए इसको छाटेंगे कैसे। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
माइनस जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस साधन फैक्टर कॉस्ट निकालेगा। तो फैक्टर कॉस्ट निकालेगा तो अप्रत्यक्ष कर जुड़ेगा नहीं, क्योंकि आप अप्रत्यक्ष कर जुड़ता है वो मार्केट प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो ये घटेगा, तो इसका सही जवाब है वो कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, तो 56 का आपका बी हो जाएगा, क्योंकि साधन लागत पर जीडीपी माइनस जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर घटेगा तथा अनुदान जुड़ेगा। यहाँ अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया है। ओकू नियम क्या किससे संबंधित है, बेरोजगारी से, राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि से, या ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है आपका दोनों से, बेरोजगारी तथा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। निम्नांकित में से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी के बारे में कौन सा एक सही है। एमपीसी सदैव शून्य के बराबर होती है, एमपीसी सदैव 2 के बराबर होती है, एमपीसी शून्य से अधिक लेकिन 1 से कम होती है, एमपीसी शून्य से कम लेकिन 1 से अधिक होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जाएगा। एमपीसी जो है हमेशा 0 तथा 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में रहा करती है। ठीक है, 0 तथा 1, 0 और 1 के बीच में। नेक्स्ट देखते 56। व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, किसने कहा था। व्यापार चक्र ये एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, यह किसने कहा था, पिगू ने, निकोलस कॉर्डर ने, जे.आर. हिक्स ने, जे.हार्टे ने। तो व्यापार चक्र के बारे में जे हार्टे ने बात किए थे। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा आंसर, डी। एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, इकाई के बराबर होगा। एक शून्य सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत हमेशा शून्य होती है। ठीक है, एक सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत शून्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है कंपनी के लाभ पर, कंपनी ए है कंपनी के लाभ पर, बी है संपत्ति पर, सी है वस्तु पर, डी है व्यक्तिगत आय पर। तो अप्रत्यक्ष कर किस पर लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है वस्तुओं पर, वस्तु तथा सेवा पर लगाया जाता है। कर अपवंचन से तात्पर्य क्या है, गैर कानूनी तरीकों से कर भुगतान न करने की कोशिश, बचत के माध्यम से कर को बचाने की कोशिश, कानूनी तरीके से कर भुगतान से बचने की कोशिश, या बी और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या, 62 का ए। कर कानूनी तरीकों से, गैर कानूनी तरीकों से कर भुगतान ना करने की कोशिश करना ही क्या है, कर अपवंचन कहलाता है। 63 देखते हैं। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, यह कथन किसका है, मिल्टन फ्रीडमैन का, जेमकिंस का, सैमुअल्सन का, मार्शल का। मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। तो 63 का क्या होगा जाएगा, 63 का आपका जेमकिंस ने कहा था। ठीक है, तो सी इसका बी आंसर 63 का। 64 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए हुए कोटों को सही से चयन कीजिए। वास्तविक शेष प्रभाव बी है संपदा, सी है मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, एक पुनः कथन, डी है मुद्रा तथा कीमतों का सिद्धांत। इधर है एसी पिगू, फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, जेम्स, जॉन पेडिकिंस, तो मिलाना है। तो इसका क्या होगा, तो देखिए इसका जो है आपका आंसर वो कट गया है शायद। तो आइए दूसरा देखते हैं। 65 देखते हैं। इसका आंसर जो दिया है 64 का वो है आपका सी नंबर आंसर है 64 का। ठीक है, देख लीजिएगा। 65 कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच
कैसा संबंध है? कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच दीर्घकालीन प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। दीर्घकालीन प्रतिस्थापन होता है, अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है, दोनों के मध्य धनात्मक संबंध होता है, दोनों के मध्य विपरीत संबंध होता है। कीमत स्फीति और बेरोजगारी के बीच में कैसा संबंध होता है? तो ये अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है। कीमत तथा स्फीति तथा बेरोजगारी के बीच में जो रिलेशन है वो अल्पकालीन प्रतिस्थापन होता है। 66 नंबर, निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है? निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल का मेल है? तो श्रम मांग फलन, उत्पादन फलन, उपभोग फलन, मुद्रा मांग फलन। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका डी, मुद्रा मांग फलन। एक के साथ तरलता जाल का मेल है तो वो है मुद्रा मांग फलन। यदि एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्र के संदर्भ में दोनों ही वस्तुओं पर निक्षेप लाभ एक समान हो तो क्या होगा? पारस्परिक लाभप्रद व्यापार स्थापित होगा, पारस्परिक लाभप्रद व्यापार स्थापित नहीं होगा, अन्य राष्ट्र को व्यापार से अधिक लाभ होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? यदि एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्र के संदर्भ में दोनों ही वस्तुओं पर निरपेक्ष लाभ एक समान हो तो तब क्या होगा? तो आपका होगा बी, पारस्परिक लाभप्रद व्यापार स्थापित नहीं होगा। प्रशुल्क के कारण घरेलू उत्पादकों के अतिरिक्त में वृद्धि होती है। प्रशुल्क के कारण क्या था? प्रशुल्क टैक्स। दूसरा है सरकार के राजस्व में वृद्धि होता है। तीसरा है घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त में कमी होता है। डी है इनमें से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। ठीक है, प्रशुल्क के कारण घरेलू उत्पादकों के अतिरिक्त में भी वृद्धि होता है, सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होता है, और घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरिक्त में भी कमी होता है। तो डी आंसर। ठीक है, 69। निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। जब भुगतान संतुलन संतुलित होता है, किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा असंतुलित होता है। यह किसी भी देश के प्रतिकूल तब होता है जब आयात निर्यात कम हो। या चौथा ऑप्शन क्या है? यह किसी भी देश के अनुकूल तब होता है जब आयात और निर्यात बराबर होती है। तो इसका सही जवाब है सो क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब 69 का आपका ये होगा। किसी भी देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। जब भुगतान संतुलन की बात करेगा तो वो संतुलित ही होता है। आइए, अभी 70 नंबर, अभी भी दोहा का सूची में शामिल करने के लिए अत्यधिक विवादास्पद विषय क्या है? नियमित वस्तुओं में व्यापार, बौद्धिक संपत्ति अधिकार आधारित वस्तुओं में व्यापार, कृषि वस्तुओं में व्यापार, विकास देशों में वस्तुओं की बाजार पहुंच। तो इसका सही जवाब है वो है सी, कृषि वस्तुओं में व्यापार को लेकर अभी विवाद है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति होती है। लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति होती है। पूर्णतः बेरोजगार, रोजगार। तो 71 का क्या होगा? 71 का पूर्णतः रोजगार होगा। आगे देखते हैं। निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था? निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया था? हेरल्ड, डोमर, नेल्सन, कुजनेट्स। तो किसने दिया था बताइएगा? इसका किसने दिया था? नेल्सन ने दिया था। निम्न संतुलन पास का सिद्धांत नेल्सन ने दिया था। ठीक है, देखिए, उत्पतन सिद्धांत टैक ऑफ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? टैक ऑफ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? W. रोस्टो, गुनामिडर, रस्टिन रोडन, नरकसे। तो 73 का क्या होगा? आपका W. रोस्टो ने टैक ऑफ थ्योरी का प्रतिपादन किए थे। 74 नंबर, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर
की दृष्टि से कौन सा महान विभाजक वर्ष माना जाता है? 1901, 1921, 1951, 1971। तो इसका सही जवाब क्या है? 74 का 1921 को महान विभाजक और लघु विभाजक 1951 को माना जाता है। ठीक है। 75 निम्नलिखित में से कौन सी 5 वर्षीय योजना अपने निर्धारित समय में 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी? तो ये तीसरा था, चौथा था, 5वां 5 वर्षीय या छठा? तो कौन सा 5 वर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त किया गया था? वो चौथा को। चौथा का 74 से 1974 से 79 होना चाहिए। तो ये 78 में ही स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया था। ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? 76 का 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। जैविक खेती का सूत्रपात भारत में निम्न मान्यताओं को लेकर किया गया है। ये है कि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु उन्नत बीजों तथा उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा, कि कृषि को सिंचाई तथा अच्छे बीजों की आपूर्ति अवश्य होगी, कि कृषि रसायनों पर रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे। कहा कि जैविक खेती का क्यों किया गया है? और चौथा है कि कृषि खेत पर तैयार किए गए उर्वरकों का उपयोग करेंगे। पूछ रहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्यों किया गया है? ताकि रसायन तथा कीटनाशक का प्रयोग कम करेंगे किसान। ठीक है। तो सी हो जाएगा 77 का। 78 देखिए, चुंगी कर का संबंध किससे है? द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत से, व्यापार सृजन प्रभाव से, या आर्थिक एकीकरण से, या उपयुक्त सभी? तो चुंगी संघ का संबंध किससे है? 78 का आंसर आपका क्या है? सभी से। चुंगी संघ का संबंध द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत से भी है, व्यापार सृजन प्रभाव से भी, आर्थिक एकीकरण के प्रभाव से भी है। ठीक है। 79 आदि सभी रसायन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन होगा। आदि सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन क्या होगा? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, अस्थायी, अस्थायी। देखिए, जब सब परिवर्तनशील है तो वो संभव होता है सिर्फ दीर्घकालीन समय में, क्योंकि अल्पकाल में हम कुछ ही साधन को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में सब परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर ए होगा 79 का। 80 का कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? नरसिम्हन कमेटी, गौड़गिल कमेटी, चरैया, या केरकर समिति? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये चरैया, टैक्स के लिए मतलब कर के लिए चरैया कमेटी का गठन किया गया था। उसके बाद टकीला प्रभाव क्या दर्शाता है? वर्ष 1994-95 में वैक्सीकन संकट का लैटिन अमेरिका के इन देशों में फैलना। दूसरा है थाईलैंड में वर्ष 1997 के संकट का एशिया के इन देशों में फैलना। सी यूनाइटेड स्टेट्स में वर्ष 2007 में उभरने वाला सब प्राइम संकट। डी है 1989 में अर्जेंटीना में आया घरेलू ऋण संकट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा? टकीला प्रभाव कहता है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है। ठीक है, ए। वर्ष 1994-95 में मैक्सिकन संकट का लैटिन अमेरिकी के इन देशों में फैलना। ठीक है। आइए 82 नंबर का निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाना है। वर्ष 2015 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर। 2016-17 में भारत की सकल राष्ट्रीय स्थिर कीमतों की वृद्धि दर। 2017-18 में भारत की सकल राष्ट्रीय स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर। तथा डी है 2018-19 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर। ई है 2019-20 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। ठीक है। तो इसका जो आपका सही जवाब दिया है 82 का,
वो है सी नंबर। ठीक है, देख लीजिएगा। ISLM के संदर्भ में निम्न में से कौन से विकल्प सही है? ISLM मॉडल में कौन सा सही है? तो एलएम की अनुसूची का ढलान ऊपर से नीचे दाहिनी होता है। एलएम की अनुसूची मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के साथ बाईं तरफ मुड़ता है। एलएम अनुसूची मुद्रा बाजार में संतुलन प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? और डी को देख लेते हैं। IS सूची जब सरकारी खर्चों में वृद्धि होती है तो बाईं तरफ मुड़ती है। यह जब करों में कटौती की जाती है तब IS अनुसूची बाईं तरफ मुड़ती है। तो कुट बताना है इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा बार। इसका जो आंसर आपका है वो है ए नंबर 83 का ये। ठीक है, 84 देखते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के वर्ष 2011 का लिंगानुपात निम्नता है, इनमें से कौन सा सही है सब पूछा है। ठीक है, तो गुजरात 1942, मध्य प्रदेश 1931, उड़ीसा 1779, तमिलनाडु 996, हरियाणा 862। तो कौन कौन सही बताना है? तो 84 का आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 84 का ए। ए विस्तारवादी राजकोषीय नीति के उपकरण हैं सरकारी खर्चों को बढ़ाना, बी जो है सरकारी खर्चों को घटाना, कर दर को बढ़ाना, कर दर को घटाना तथा मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना। विस्तारवादी राजकोषीय नीति का क्या करेगा? सरकार खर्च बढ़ा देगा और उसके बाद कर की दर को घटा देंगी। तो ए और डी, इसका सही जवाब है ए। ठीक है, स्थिर जनसंख्या होती है जब स्थिर जनसंख्या होती है जब जनसंख्या वृद्धि बढ़ती दर पर बढ़ रही हो, घटती दर पर बढ़ रही हो, शून्य दर पर बढ़ती है या 100%। तो इसका सही जवाब क्या है? शून्य दर पे बढ़ती है जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या होती है जब जनसंख्या शून्य दर पर बढ़ती है। ठीक है, मान लीजिए लाभ अधिकतम करने वाले कोई एक अधिकारी 800 यूनिट का उत्पादन कर रहा है और 40 यूनिट प्रति की कीमत पर प्रभावित करता है। यदि उत्पादन के लिए मांग की रुचि 2 है तो अंतिम उत्पादित यूनिटों की कीमत लागत क्या होगा? 87 का ये बनाने का है, तो देख लीजिएगा। इसका आपका 20 आंसर दिया है। उसके बाद सामाजिक वस्तुओं की व्यवस्था या वह प्रक्रिया जिससे समस्त संसाधन के उपयोग को निजी एवं सामाजिक वस्तुओं में विनियमित किया जाता है तथा जिसके माध्यम से सामाजिक वस्तुओं के मिश्रण का चयन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नियतन फलन, वितरण फलन, स्थैतिकरण फलन या सामान्यीकरण फलन। तो इसका 88 का क्या होगा? 88 का आपका सही जवाब ये होगा, नियतन फलन। विकासशील देशों के पिछड़ेपन के स्पष्टीकरण के रूप में संचयी करनात्मकता की परिकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? कहा विकासशील देशों के पिछड़ेपन के स्पष्टीकरण के रूप में संचयी करनात्मकता की परिकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? एग्नर से, गुनाह मिडल से, आर्थर लेविस से या फी और रॉनिस से। तो आपका सही जवाब होगा वो गुनाह मिडल से। पिछड़ेपन का स्पष्टीकरण जो गुनाह मिडल ने की है 90 है। कोविड-19 की महामारी के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश नीति सुधार और अन्य कौन कौन से नीतिगत फैसले किए गए हैं? तो ये है चिकित्सा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बी है दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में स्वचालित जरिए से 100% प्रत्यक्ष निवेश विदेशी विनिवेश को मंजूरी देना, सी है
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेल का गठन करके प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश प्रस्ताव को बढ़ावा देना। डी है बीमा कंपनियों में स्वचालित जरिए से प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश की 49% से 74% तक बढ़ाना। और ई है आत्मनिर्भर भारत के विजन को समझते हुए सैन्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा का कम करना। इनमें से देखिए कौन होगा। तो इसका सही जवाब जो है आपका दिया है वो सी है, देख लीजिएगा। ठीक है। वामेरी रियोन्टिक द्वारा हेक्सर ओहलिन मॉडल के पहले अनुभवजन्य परीक्षण का परिणाम क्या था। यूएसए के निर्यात यूएसए के आयातों से कम पूंजी प्रधान थे। यूएसए के निर्यात यूएसए के आयातों अधिक पूंजी प्रधान थे। यूएसए के निर्यात के आयातों से अधिक मानव पूंजी प्रधान थे, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, हेक्सर सिद्धांत में कहा गया था, वो कहा गया था आपका ए नंबर। यूएसए के निर्यात यूएसए के आयातों से कम पूंजी प्रधान थे, माने उसका निर्यात जो करता था वो ज़्यादा मजबूत था। 92 नंबर। निम्नलिखित में से अतिगुणक की संकल्पना का सही वर्णन कौन करता है। अतिगुणक का सुपर मल्टीप्लायर का निवेश गुणक, मौद्रिक गुणक, गुणक व त्वरक के बीच अंतःक्रिया, रोजगार गुणक। तो जो इसका सही जवाब है वो आपका क्या होगा, सी नंबर, गुणक व त्वरक के बीच अंतःकरण। ठीक है, 92 का सी। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा आपूर्ति और नामित चरों में परिवर्तन से वास्तविक चरों की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति और नामित चरों में परिवर्तन से वास्तविक चरों की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। किसवादी द्विभाजन, क्लासिकीय द्विभाजन, या मौद्रिक भ्रम, या मौद्रिक गुणक। ठीक, इसका आंसर क्या है आपका 93 का जो है वो बी है। ठीक है, देख लीजिएगा। 94 निम्नलिखित में से उचित पद के साथ श्रम शक्ति का मिलान करें। निम्नलिखित में से उचित पद के साथ श्रम शक्ति, कुल कार्यबल, रोजगार माइनस पराग प्लस रोजगार, कुल शिक्षित मानव शक्ति, 50 से 60 आयु वर्ग का जनसंख्या। श्रम शक्ति के अंतर्गत किसको रखेंगे, तो इसका सही जवाब जो है वो आपका है रोजगार माइनस प्राप्त प्लस बेरोजगार। ठीक है। मंडले देखिए 95 मंडले फ्लेमिंग मॉडल में परिवर्तनशील विनिमय दर के अधीन समग्र आय को प्रभावित करने के लिए कौन सी नीति अधिक कारगर है। कहा कि मंडल फ्लेमिंग मॉडल में परिवर्तनशील विनिमय दर के अधीन समग्र आय को प्रभावित करने के लिए कौन सी नीति अधिक कारगर है। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विनिमय दर नीति, में से कोई नई नीति। तो इसमें से क्या है, तो आपका 95 का जो है वो है मौद्रिक नीति। ठीक है। 96 12 नवंबर 2020 को आरंभ की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नए रोजगार सृजन करने वाले प्रतिष्ठानों को निर्मित निधि से नियोजक और कर्मचारी के अनुदानों की मदों में 2 वर्षों तक राज्य सहायता मिलेगी। बीए प्रतिष्ठान को 5 वर्ष की अवधि के लिए 100 करोड़ की राज्य सहायता मिलेगी। सी है प्रतिष्ठान को लगातार 3 वर्षों के लिए कर में लाभ मिलेगा। डी है प्रतिष्ठान को 5 वर्षों तक राज्य सहायता मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहा कि नवंबर 2020 में आरंभ की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है वो ये नंबर सही है। नए रोजगार सृजन करने वाले प्रतिष्ठानों को सेवा निधि से नियोजकों और कर्मचारियों के अनुदान की मद में 2 वर्ष तक राज्य सहायता मिलेगी। ठीक है। 97 देखिए
15वें वित्त आयोग के अनुशंसा की है कि 2021-22 से 25-26 की अवधि के दौरान राज्यों को केंद्र के विभाजन कर पूल का कितना % होगा? 51%, 31%, 41%, 61%। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा? वो 41% है। कर पुल जो होगा वो कितना होगा? 41% होगा। अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और PDF चाहिए तो सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उसमें मांगिएगा, PDF मिल जाएगा। 98 अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में 2021 की दूसरी तिमाही सर्वोच्च समृद्धि दर्ज हुई है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार विनिमय कहा कि अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में सर्वोच्च समृद्धि दर्ज हुई है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में, विद्युत गैस जल आपूर्ति अन्य उपयोगी सेवाएं में, कृषि व संबद्ध क्षेत्र में, सामान्य प्रशासन में। तो इसका सही जवाब जो है वो 98 का क्या होगा? तो 98 का कृषि व संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। ठीक है। 99 जोखिम से बचने वाले व्यक्ति द्वारा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाते हैं? जोखिम से बचने के लिए क्या किया जाता है? संसाधनों का वैविध्यीकरण, जोखिम घटना की बीमा, संसाधनों की कुल लागत, जोखिम घटना की जानकारी का मूल्य। तो नीचे दिए गए कूट में दिया आंसर देखिए, 1 2 3 होगा, 1 2 4 होगा, 1 2 3 4 होगा। तो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए और यहाँ भी देख लीजिए। इसका आंसर क्या है? 100 का जो है आपका आंसर है, नहीं 99 का जो आपका आंसर है वो है बी, 1 2 4 सही है। ठीक है। तो 100 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कल्याण शास्त्र के लिए सही है? किसी प्रतियोगिता संतुलन में संसाधनों का पर्याप्त आवंटन होता है। प्रतियोगिता संतुलन से संसाधनों का पर्याप्त आवंटन नहीं होता है। पर्याप्त संतुलन से पुनर्वितरण होने के चलते प्रतियोगी संतुलन से कोई दक्ष आवंटन प्राप्त हो सकता है। समाज में संसाधनों का कोई पर्याप्त आवंटन नहीं होगा। नीचे दिए कुछ कौन सा सही है देखिएगा। तो आपका 100 का जो है वो बी है। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मेरा प्रयास है कि सेट को कंप्लीट करें। ठीक है। तो आज यहीं धन्यवाद।